अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अमर मुत्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। मखसूस नशिस्तों का केस अभी इस वक्त समाअत जारी है। वक्फे से पहले समाअत हो गई, उसके बाद अभी अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देना शुरू कर दिए हैं। लेकिन तमाम समाअत का कुल क्रक्स ये है कि मुअज़्ज़ज़ जजेस डट गए हैं। आज ये फैसला कुन समाअत हो सकती है, इसके बाद फैसला क्या आता है, कैसा आता है, वो हम देखेंगे। लेकिन इस समाअत के दौरान जो जजेस डट कर बात कर रहे थे, उनमें एक जस्टिस मुनीब अख्तर और दूसरे जस्टिस अतहर मिनल्ला है। जस्टिस मंदोखेल ने भी बड़े ज़बरदस्त सवालात किए। अटॉर्नी जनरल बहुत सी जगहों पर जवाब देने की पोजीशन में नज़र नहीं आ रहे थे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो मामला इस केस का है। इसके अलावा एक और मुअज़्ज़ज़ जज भी डट गए हैं, उनका ताल्लुक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जस्टिस बाबर सत्तार, और उन्होंने ऑडियो लीक समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीए को शोकॉज नोटिस जारी किया। वो क्या मामला रहा, उसकी क्या डिटेल्स है, वो डिटेल्स शेयर करूंगा। इसके अलावा आज साबिर शाकिर साहब ने एक स्टोरी ब्रेक की है। वो स्टोरी जस्टिस काजी फायज़ ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी और बाकी मामला से मुताल्लिक है। वो स्टोरी क्या है, उस स्टोरी की डिटेल्स क्या है, वो स्टोरी भी शेयर करूंगा। और कुछ वायरल ट्वीट्स हैं, वो आपके सामने रखना जरूरी है, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा, एक घंटे अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। ऑल वीडियोस का जो चेक मार्क है उसको ऑन कर दीजिएगा। मैक्सिमम कमेंट्स करने हैं ताकि आपके और हमारे दरमियान जो रवाबित का फुकदान है वो ख़त्म हो सके, फायरवॉल का इशू बहाल हो सके और आप और हमारे दरमियान इंफॉर्मेशन जो फ्लो है वो इंटैक्ट रह सके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज जो इस वक्त इंतहाई अहम समाअत का दूसरा राउंड जारी है उसकी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आज सुबह 11:30 बजे शुरू हुई। वकील इलेक्शन कमीशन सिकंदर बशीर महमद रोस्ट्रम पर आए तो फिर दलाइल शुरू हुए। ये मैं पूरा अहवाल आपको बता रहा हूँ, आपने बगौर इसको सुनना है और इसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुअज़्ज़ज़ जजेस का पलड़ा कितना भारी है, उनकी तादाद कितनी है और क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी या फिर मामला जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा और कोई एक आध बड़े मिलॉर्ड के साथ मिल जाएगा। ये वाली सिचुएशन हमने देखनी है। इलेक्शन कमीशन के वकील आधे घंटे में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, नजर ये आ रहा था। लेकिन पीटीआई का डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट देने के बावजूद उन उम्मीदवारों को आज़ाद क्यों और कैसे करार दिया गया, ये जजेस ने उस वक्त सवाल उठा दिया जब ये बात चल रही थी। कानून वाज़ेह है कि अगर पार्टी का सर्टिफिकेट लगा हो तो वह पार्टी का उम्मीदवार होगा, वरना आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। इनके बारे में, ये जस्टिस मंदोखेल हैं, इनके बारे में मतीउल्लाह जान कहते हैं बदले बदले से उनके मिजाज क्यों हैं। अब पता नहीं इस कहानी क्या है, बहरहाल ये उन्होंने बोल दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई का सर्टिफिकेट देने वालों को भी आज़ाद करार दिया इस जुमले के मुताबिक। यही सवाल जजेस पूछ रहे हैं कि किस कानून के तहत उनको आज़ाद करार दिया गया, सवाल पूछा गया। आप और मैं एक पेज पर हैं। यहां पर थोड़ी सी तल्ख कलामी हुई जस्टिस मंदोखेल और इलेक्शन कमीशन के वकील के दरमियान। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आप और मैं एक पेज पर हैं। इलेक्शन कमीशन के वकील का जस्टिस मंदोखेल से, जमाल मंदोखेल से मुकालमा। आगे से जवाब आया, ये पेज फाड़ दें, हम एक पेज पर नहीं होना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जवाब। इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवारों को दिए गए पार्टी सर्टिफिकेट ही गैर कानूनी थे क्योंकि बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद पार्टी चेयरमैन थे ही नहीं। एज पर द रूलिंग और फिर इंटर पार्टी इलेक्शन जिस तरह करारदाद के जरिए नहीं समझे गए, नहीं माने गए, तो फिर उसके बाद बाकी पीछे रह क्या गया। इस मौके पर जस्टिस अतहर मिनल्ला जो थे वो बोले और उन्होंने क्या बोला वो मैं आपके सामने रखूंगा। उससे पहले जस्टिस हसन अतहर रिजवी, वो क्या कहते हैं। अजहर रिजवी साहबजादा हामिद रजा ने कागजात नामजदगी में लिखा कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो 30 दिसंबर को आरओ ने उनके वो कागजात नामजदगी कबूल किए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी। इलेक्शन कमीशन ने साहबजादा हामिद रजा को आज़ाद उम्मीदवार करार देने से पहले उनसे वजाहत तलब की थी। ये इलेक्शन कमीशन ने खुद ही उनको आज़ाद करार दे दिया। जस्टिस शाहिद वहीद का सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी इलेक्शन कमीशन के वकील से सवालात करते रहे, उसके पास कोई जवाब नहीं था।
यानी इलेक्शन कमीशन के वकील के पास, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर देते रहे। जस्टिस जमाल मंदोखेल के अहम सवालात जवाब इलेक्शन कमीशन के वकील की बजाय जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को देते हुए सुना गया। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान ऐन उस वक्त तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इलेक्शन कमीशन का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा, ये जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इलेक्शन कमीशन का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा तो उसके बाद इस बात की क्या जवाब बनता था या इस तरह की बात करना कैसा था कि इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेते तो पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे। ये इंतहाई नामुनासिब बात थी, ये नहीं होना चाहिए थी। ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने उस वक्त बड़े तल्ख जुमलों में जवाब दिया। अब जस्टिस मुनीब अख्तर का ये वाला मामला सबको छक्का लगा, सिक्सर लगा, वो ये कि काजी फायज ईसा ने फिर से बात दोहराई कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए थे, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई ने इंटर पार्टी इलेक्शन कराए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक नहीं हुए, पिशावर हाई कोर्ट ने कहा ठीक हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ दुरुस्त है और बल्ला छीन लिया। तो ये वाली बात जो है वो बहुत सारी जगहों पर नागवार गुजरी और इस मामले को डिस्कस नहीं किया जा रहा था, यानी बल्ले के मामले के छीनने के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा दिखाई दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला जब सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है तो उसके बाद इस तरह की बात करना कि ये इंटर पार्टी इलेक्शन करा लेते तो पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ सकते थे, ये कहना नामुनासिब है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा जिन्होंने पीटीआई का डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट दिया उनको आजाद कैसे करार दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया आफरीदी का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन के वकील से उस वक्त सवाल सामने आया। इलेक्शन कमीशन का वकील जजेस के सवालात का खातिर खा जवाब ना दे सके, खामोश रहे और पीटीआई का डिक्लेरेशन और पार्टी सर्टिफिकेट देने वालों को किस कानून के तहत आजाद करार दिया गया, ये बार बार सवाल होता रहा, लेकिन जवाब देने की पोजीशन में नहीं थे। अब यहां पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोलते हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज जिस तरह डट कर बात की है, दे वर ऑन फायर। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने एक अनलिस्टेड पार्टी पीटीआई को इलेक्शन से ही बाहर कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने पार्टी को मखसूस नशीसें देने का सवाल उठाया। इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े फैसले करने वालों से पहले क्यों कोई मीटिंग नहीं की, तहरीरी फैसले क्यों नहीं किए, माजी में बाप पार्टी को दी गई नशीसों से मुख्तलिफ फैसला किया गया तो उसकी वजूहात क्यों नहीं बयान की गई। जस्टिस आयशा मलिक ने बहुत सारे सवालात उठा दिए। जस्टिस आयशा मलिक के सवाल पर इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई जवाब नहीं बना तो काजी फायज ईसा ने जस्टिस आयशा मलिक को जवाब दिया। ये वहां पर मौजूद जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जानिबदारी की भी कोई हद होती है, ये ओपिनियन बिल्ड करने वाले सहाफियों में से कुछ ने सवाल किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर गौहर को रोस्टम पर बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ने अदालत से झूठ बोला, बैरिस्टर गौहर ने बड़ा इंकशाफ कर दिया और फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं दिया, ये बैरिस्टर गौहर ने वहां पर बताया। तो ये वक्फे से पहले तक की समाअत थी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में 13 जनवरी यानी बल्ले वाले फैसले का हवाला दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा उस पर फिर बरहम हो गया कि आपने ये हवाला क्यों दिया। इलेक्शन कमीशन बल्ले वाला फैसले का हवाला देकर मामला सुप्रीम कोर्ट पर क्यों डाल रहा है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सवाल। तो ये जो तमाम मामला है इसके ऊपर फिर तकरीबन कोई 45 मिनट का वक्फा लिया गया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे टाइम दे, मैं इसके ऊपर दलाइल देना चाहता हूं। और अभी इस वक्त दलाइल जारी हैं। जो शाम का व्लॉग होगा उस वक्त तक हम एक शायद किसी कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि आज की समाअत के बाद क्या फैसला महफूज किया गया। यह समाअत अभी मजीद होगी, लेकिन इसके ऊपर सिद्दीक जान एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं कि काजी फायज ईसा पीटीआई को धमकी दे रहे हैं कि हम फिर सेनेट इलेक्शन का मामला भी खोल देंगे। अंदाजा लगाएं कि जब अतहर मिनल्लाह साहब ने इलेक्शन कमीशन से इंफॉर्मेशन मांगी तो काजी साहब ने कहा कि हम 185 के तहत अपील सुन रहे हैं, इस केस की हद तक महदूद रहे हैं, अब धमकियां दे रहे हैं तो खोलें सेनेट इलेक्शन वाला मामला और लें सो मोटो। ये सिद्दीक जान ने ट्वीट किया हुआ है। औरिया मकबूल जान का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। औरिया मकबूल जान साहब काजी फायज ईसा साहब से मुतालिक बोल पड़े। वो कहते हैं काजी फायज ईसा को मैं 40 साल से जानता हूं, इस वक्त से जानता हूं जब उनके बड़े भाई अनवर ईसा कोयटा के सरीला सीमेंट का कर्जा लेकर भाग गए थे। तो औरिया मकबूल जान साहब ने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। अब वो इल्ज़ाम क्या है वो अपनी जगह पर। साबिर शाकिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालिक एक ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं अलर्ट, अहम तरीन जरिए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से रोकने का टास्क काजी साहब को दे दिया गया है। काजी साहब को गारंटी दी गई है कि आप मखसूस नशिस्तें जाली हुक्मरानों को देने में कामयाब हो गए तो आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद 5 साल कर दी जाएगी और आप अक्टूबर 2028 तक चीफ जस्टिस रहेंगे। फिर आप ही की सरबराही में मिड टर्म इलेक्शन होंगे।
इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अतहर मीनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक का भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, पेशावर, बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के बागी जजों को कुतल दिया जाएगा। टास्क मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये साबिर शाकिर साहब का ओपिनियन है जो आपके सामने रखना था, वो आपने सुन लिया। अब हम ज़रा एक और इम्पॉर्टेंट मामले की तरफ आ जाते हैं। वो मामला है ऑडियो लीक्स केस का, वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ जी। ऑडियो लीक्स केस के मामले के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने 28 सफ़ात पर मुश्तमिल हैरत अंगेज इंकशाफात के साथ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। ऑडियो लीक्स केस में इंकशाफ किया गया है कि इदारे लाखों पाकिस्तानी शहरियों की सर्वेलेंस करते रहे और चेयरमैन पीटीए को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी किया जाता है। ये जस्टिस बाबर सत्तार के अहकामात थे। पीटीए के मेंबरान को भी तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जाते हैं। चेयरमैन पीटीए और पीटीए मेंबरान 6 हफ्तों में तौहीन अदालत नोटिस का जवाब जमा कराएं। चेयरमैन पीटीए और मेंबरान बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों शुरू ना की जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा। अदालत समझती है कि पीटीए ने बज़ाहिर अपनी रिपोर्ट में सर्विलेंस सिस्टम से मुताल्लिक गलत बयानी की। कानून के मुताबिक शहरियों की किसी किस्म की भी सर्विलेंस गैर कानूनी अमल है। जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा। रियासत की ज़ेर सरपरस्ती 4 मिलियन शहरियों की सर्विलेंस की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पर आयद होती है। वज़ीर आज़म और काबीना मेंबरान इस मॉस सर्विलेंस के एहतजाजी और इनफरादी तौर पर जिम्मेदार हैं। अदालत उम्मीद करती है कि वज़ीर आज़म तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों से रिपोर्ट तलब करके मामला काबीना के सामने रखेंगे। वज़ीर आज़म लॉफुल मैनेजमेंट सिस्टम से मुतालिक 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। 40 लाख मोबाइल फोन सार्फिन की एक वक्त में कॉल और SMS तक रसाई हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा। वफाकी हुकूमत 6 हफ्तों में बताए कौन शहरियों के डेटा तक रसाई और फिर सोशल मीडिया पर डेटा लीक का जिम्मेदार है। उसके बारे में कहा। बादियों नज़र में वज़ीर आज़म, सियासी लीडर, जजेस, उनकी फैमिलीज, बिजनेसमैनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सर्विलेंस का मैकेनिज्म मौजूद है। बादियों नज़र में ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उसे मखसूस सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी। तो इसमें बाबर सत्तार ने खड़ा किया है, जस्टिस बाबर सत्तार ने। दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतहर मीनल्लाह ने आज मखसूस नशिस्तों के केस में खड़ा किया है। आज शाम का जो व्लॉग होगा उसमें हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच चुके होंगे कि आज के रिजर्व सीट्स केस में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिलीफ मिलता है या फिर एक और समात तक मामला लटकता है। इत्तलात यही है कि समात अगली तक मामला शायद चला जाएगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।